खुद की पसंद से प्यार वर्सेस बेटे की पसंद से नफरत। रिधिमा कहीं आ ना जाए, हम लोगों को जल्दी काम करना पड़ेगा। वैसे भाभी, ये केमिकल सच में खराब तो है ना? इतना खतरनाक है कि अगर कोई लगा लेना तो जब तक गंजा नहीं हो जाएगा सुकून नहीं मिलेगा। चलो अब मिलाओ। अब तो बस तुम शो का मजा लेना। अरे ओ रिधिमा, कहाँ रह गई? क्या कर रही है? माँ जी, मैंने साफ सफाई, खाना, बर्तन, कपड़े सब काम कर दिए हैं। अब मैं नहाने जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। और हाँ, इन बालों को धो लेना। इतनी गंदी बदबू मैंने कभी किसी के सर के अंदर से आती हुई नहीं देखी है। जी जी। रिद्धिमा नहाने को चली गई। अभी बस वो गई ही थी कि दरवाजे से ऋषि अंदर आया। अरे माँ, आपका बेटा आ गया है। नमस्ते। ऋषि तो आ गया, लेकिन 2 महीने बोले थे लेकिन 1 में ही आ गया। रिद्धिमा कहाँ है? आज तो वो खुशी हो जाएगी। मैंने आपको रवि भाई से तो मिलवाया ही नहीं। ये हैं रवि भाई, रिद्धिमा के बड़े भाई। रिधिमा तो नहाने गई है, जल्दी उसे रोक। देखती हूँ, अगर वो अभी नहाने नहीं घुसी होगी तो मैं उन्हें ले आऊंगी। पूर्वी अभी चढ़ी भी नहीं थी कि इतने में रिद्धिमा की चिल्लाने की आवाज आ गई। रवि और ऋषि भी जल्दी से कमरे की तरफ भागे। ये तो साफ था कि पूर्वी और रागिनी ने ही रिद्धिमा के साथ कुछ किया था, लेकिन अब आगे क्या होता और उन्होंने ऐसा किया क्यों था, जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। आप जिन जिन लड़कियों की तस्वीरें लाए हैं पंडित जी, मैंने सभी को देख लिया है और सच कहूँ तो मुझे अपने बेटे के लिए ये 2 लड़कियां पसंद आ गई है। अच्छा, ऐसा क्या? कौन सी लड़कियां पसंद की हैं भाई? हाँ, जरा हमें भी दिखा दो। ठीक है, ये देखिए। अनुराग, तू भी देख ले बेटा। पता नहीं ये ऋषि कहाँ है, अगर आ जाता तो वो भी देख लेता। अरे माँ, आप भी ना। लड़की बस आपको पसंद होनी चाहिए। हाय, कितनी आदर्श भैया है मेरे। सुमित्रा, वैसे लड़कियां तो अच्छी हैं। हाँ, तुम इनसे ही शादी के लिए हाँ कर दो। हिमेश की बात सुनकर सुमित्रा ने पंडित किशन से 2 लड़कियों के लिए हामी भर दी। अभी परिवार वाले बैठे हुए ही थे कि तभी, अरे हाँ हाँ यार, अब कल आऊंगा। लो माँ, भैया भी आ गए। जल्दी से आओ भैया, आपका इंतजार हो रहा है। कितनी देर लगा दी आपने आने में? अरे ऐसी भी क्या बात है जो ऐसे इंतजार हो रहा था? यहाँ मेरा बच्चा, आजा यहाँ बैठ। ऋषि, ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है बेटा। अरे बता भी दीजिए कि क्या हुआ है। मेरे भाई, तू घबरा नहीं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस माँ ने कल हम दोनों के लिए लड़कियां पसंद करके उनसे रिश्ता जोड़ने की बात करने का फैसला किया है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपने अपने घर बसा ले और मेरा फर्ज पूरा हो जाए। बड़े ही अच्छे घरों की लड़कियां हैं। ला, मैं तुझे तस्वीर दिखाती हूँ। अरे माँ, आप भी ना आते ही उसको झटका दे दिया। अरे नहीं नहीं भैया और माँ, आप भी परेशान ना हो। जो लड़की आपको पसंद है मैं उसी से शादी करूंगा। हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि वो काली है, गोरी है, लंबी है या मोटी है, ठीक है ना? जिसमें आप राजी उसी में मैं भी राजी। देख लिया पूर्वी, तेरे दोनों भाई आदर्श हैं। तेरा छोटा भाई भी ये नहीं कह रहा कि उसको कोई और लड़की पसंद है। होगी भी कैसे? मेरी माँ की पसंद से बेहतर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अपने बेटों की बातें सुनकर तो मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि जैसे इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई है ही नहीं। कल हम तुम्हारे लिए रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। सुमित्रा की बात को सुनकर उसके बेटे मुस्कुरा दिए, जिसके बाद सभी अपने अपने कमरों में आराम करने को चले गए। सुमित्रा एक अमीर घर की औरत थी जो अपने 3 बच्चों और पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी। अब उसके दोनों बेटे शादी के लायक हो चुके थे, जिसकी वजह से सुमित्रा अब उनके लिए लड़कियां पसंद कर चुकी थी। ऐसे ही रात ढली और दिन आया और सुबह से ही आज घर में अलग ही चहल पहल थी। अनुराग, 2 किलो बर्फी और 3 किलो लड्डू और हाँ 5 किलो ना दाल का हलवा भी लेते आना। ठीक है माँ, ठीक है, मैं ले आऊंगा। और सोचकर बता दीजिए, कुछ और तो नहीं लाना है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं आना है। और थोड़ा सा सामान है, लेकिन वो मैं तेरे भाई से मंगवा लूंगी। अभी उठाती हूँ उसको जाकर। उठाने की जरूरत नहीं है माँ, आपका बेटा उठ चुका है। आज तो गजब हो गया, मेरा बेटा उठ गया है। चल अच्छा ही है, मैं भूल गई थी। तू जरा चूड़ी की दुकान तक चला जा और मीडियम साइज की लाल चूड़ियाँ ले आना। माँ, कोई लड़कों वाला ही काम करवा लो ना।
मैं लड़का होकर अच्छा थोड़ी ना लगूंगा ये लाल चूड़ियां लाता हुआ। अरे लड़के तो और अच्छे लगते हैं, जा मेरा बच्चा ले आना। मैं भूल गई थी, अब लड़कियों का शगुन लेकर जाऊंगी तो वो अधूरा थोड़ी ना अच्छा लगेगा। सुमित्रा की बात को सुनकर ऋषि गाड़ी लेकर निकल गया। माँ भी ना जरा सी दो मीठी बातें बोलकर फंसा ही लेती है। वैसे इतना बुरा भी नहीं है, मस्त हवाएं और ये दीवाना सा मौसम। ऋषि ऐसे ही चौड़े रास्ते पर मस्त होकर चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ बाबा, आपने वादा किया था कि जब आपकी शादी की सालगिरह होगी तो आप हमें खीर खिलाने लेकर जाएंगे, याद है ना? मैंने ऐसा कुछ कहा था? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ भी कहा था। अच्छा, सच में? बाबा आगे देखकर ऑटो चलाइए। रवि की बात को सुनकर अनिल ने सामने देखा। अनिल का ऑटो जिस रास्ते से निकल रहा था वहीं सामने ही रोड थी। जैसे ही उसने सामने देखा तो फुल स्पीड में वहां से एक गाड़ी आ रही थी, जिससे अनिल के ऑटो की साइड से टक्कर हुई और ऑटो दूर जा गिरा। एक ही बार में बड़ी तेज आवाज हुई और ऑटो के चीथड़े से बिखर गए। अनिल का पूरा परिवार ऑटो के नीचे दब गया और सभी जगह खून ही खून हो गया। और जिस गाड़ी से ऑटो टकराया था वो किसी और की नहीं बल्कि ऋषि की गाड़ी थी। अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ ये? मैंने ये क्या कर दिया? ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उसने ऑटो के नीचे से दबे हुए लोगों को निकाला और वो उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। उसे खुद भी चोट आई थी। रिद्धिमा, रवि, अनिल और गंगा चारों को डॉक्टर्स ने एडमिट किया और कुछ देर के बाद रिद्धिमा को होश आया। साइड में ही उसका भाई रवि एक बेड पर था और वहीं ऋषि भी बैठा हुआ था। रिद्धिमा, मैं यही हूँ मेरी बहन। भैया, भैया। रिद्धिमा घबराकर अपने भाई के पास आई। रवि ने उसको अपने पास बिठाया। ये क्या हुआ था भैया? क्या था ये? माँ बाबा कहाँ है और आपको क्या हुआ है? आपको तो कितनी ज्यादा चोट आ गई है। तू ठीक तो है ना? मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तुम कौन हो? कहीं तुम वही तो नहीं जिसने हमारे ऑटो में टक्कर मारी थी? बोलो, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। रिद्धिमा मेरी बात सुन, ऐसे नहीं बोलते मेरी बहन। नहीं भैया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसके ऊपर केस करूंगी। सुन तो ले, शांत हो जा। रवि के चिल्लाने पर रिद्धिमा शांत हुई, जिसके बाद देखिए जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अगर मैं ऐसा जानबूझकर करता तो आज यहाँ नहीं होता। जो कुछ हुआ वो एक हादसा था जिसको मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। क्या मतलब कि कभी नहीं भुला पाओगे? भैया, माँ बाबा कहाँ हैं? माँ बाबा अब नहीं रहे। रवि की बात को सुनकर रिद्धिमा की पांव तले जमीन खिसक गई। वो पागल सी होकर रोने लगी और मेरी माँ को मार दिया, बाबा को भी मार दिया। तूने मारा ना, अब तू नहीं बचेगा। रिद्धिमा ऋषि को मारने को चढ़ रही थी, लेकिन उसको रवि ने किसी तरह काबू कर लिया। कुछ देर में रिद्धिमा ने खुद को संभाला और मेरे भाई को अपाहिज कर दिया, मेरे बाबा मेरी माँ को मार दिया। तुम बहुत बुरे इंसान हो। देखिए, मैं जानता हूँ कि आज जो मुझसे हुआ वो कितना गलत था, लेकिन सच में ना मुझे ऐसा कुछ पता था ना आप लोगों को। मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आज से पहले मैंने कभी खुद को इतना मजबूर नहीं पाया जितना आज हो गया हूँ। मैं आपके माँ बाबा को तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन रवि भाई मैं आपका इलाज करवाऊंगा। फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कितना वक्त या कितना पैसा लगता है, और अगर आप मुझसे कुछ भी मांगेंगे तो मैं देने से इनकार नहीं करूंगा। लेकिन बस मुझे माफ कर दीजिए। जिन हालातों का मैं शिकार हो गया हूँ, अगर मैं कुछ मांगूंगा तो दे दोगे? मांग कर देख लीजिए, मेरी बहन से शादी कर लो। शादी? भैया? हाँ रिद्धिमा, ये वक्त अभी जज्बाती होने का नहीं है। अगर कुछ देना चाहते हो तो वचन दो कि मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे और कभी इसको माँ बाबा और मेरी कमी नहीं होने दोगे। तुम भी सोच रहे होगे कि कैसा भाई हूँ मैं, एक ऐसे लड़के को अपनी बहन सौंप रहा हूँ जिसने हमारा सब तबाह कर दिया। लेकिन मैं आगे की सोच कर कह रहा हूँ, मैं अपाहिज हूँ, पता नहीं मेरी 10-10 जगह से टूटी हुई टांगे कब जुड़ेंगी। ऐसे ही मेरी बहन का कोई नहीं रहा। क्या करूंगा मैं? कहाँ से इसकी रक्षा करूंगा? कहाँ से इसका पालन पोषण करूंगा? अरे मैं तो उठकर अब तुम्हारे खिलाफ एक केस भी नहीं लड़ सकता हूँ।
और तुम मुझे भले लग रहे हो। जो कुछ हुआ वो हादसा था, तो अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरी बहन ले जाओ। नहीं नहीं, पागल न बने भैया, मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके साथ तो हरगिज़ जिंदगी नहीं गुजार सकती। ठीक है, मैं करूंगा आपकी बहन से शादी, और आज ही कर लूंगा, और वचन देता हूँ कि आपकी बहन को बिल्कुल एक फूल की तरह रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो ले जाओ मेरी बहन को। जा रिद्धिमा जा, चली जा, तेरा भाई कम से कम सुकून से अपना इलाज करवा लेगा। रिद्धिमा जा। अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है भैया, बस आप ठीक हो जाओ। आंखों में आंसू भरे रिद्धिमा अपने भाई के पास से आ गई। जो ऋषि अभी कुछ देर पहले अपनी होने वाली मंगेतर के लिए लाल चूड़ी लेने को निकला था, वो अब मंदिर में रिद्धिमा के साथ फेरे ले रहा था। ऋषि और रिद्धिमा दोनों ने मंदिर में शादी कर ली, जिसके बाद ऋषि उसको लेकर अपने घर पहुंचा। माँ, भैया तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। कितनी देर लगा रहा है, जबकि जानता है कि हमें जाना भी है। ये लड़का भी कभी जल्दी से कोई काम नहीं कर सकता है। माँ, लगता है कि भैया आ गए हैं, मैं देखती हूँ। रुक जा, तू नहीं खोल। आज ऋषि इतना ज्यादा शांत क्यों है? हमेशा वो वरना घर के दरवाजे पर आकर आतंक मचा देता था। अरे माँ भी ना, अब उनकी शादी होने वाली है, वो ऐसी हरकतें थोड़ी ना करेंगे। पूर्वी के बोलने पर भी सुमित्रा ने उसको दरवाजा नहीं खोलने दिया और वो खुद ही दरवाजे पर गई, जहां पर वो ऋषि के साथ रिद्धिमा को देखकर हैरान हो गई। अरे सुना था कि आज तू ये बस लड़की पसंद करने जा रहे हैं। बेटा तो लगता है कि बहू ही उठा लाया है। हाँ सही कहा, देखती रहे कि अब आगे क्या होगा। ऋषि, ये सब क्या? माँ, मैं आपको सब। चुप हो जा, तूने शादी कर ली बिना मुझे कुछ बताए? तूने शादी कर ली? ऋषि, क्या है ये सब? ये दिन देखने के लिए हमने तुझे बड़ा किया था। हाँ? बोल नालायक। अभी कल तक तो तू बड़ा आदर्श बन रहा था कि जैसे आप कहेंगी वो ही होगा। अब क्या हो गया, बोल। आपके इतने सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। रिद्धिमा भी थकी हुई है, तो हम कमरे में जा रहे हैं। आप लोग जाइए जहां आपको जाना था। ऋषि ऐसे बोलकर रिद्धिमा को किसी तरह अपने कमरे में ले गया। वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा धोखा भाई ने अच्छा नहीं किया है। माँ, अब हम अनुराग भाई के रिश्ते के लिए जाएंगे। इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मैं अपने काम क्यों छोड़ूं? हम लोग जाएंगे, तैयारी करो, इसको तो मैं आकर देखती हूँ। सुमित्रा की बात को सुनकर घरवाले बस अनुराग का ही रिश्ता लेकर लड़की के घर जाने को निकल गए। एक तरफ वो चले गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सभी चले गए। देखो रिद्धिमा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और माँ की बातों का बुरा नहीं मानना। अचानक ये सब हुआ ना, तो इसलिए उनका दिमाग अभी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं है। क्या बात है? कुछ नहीं। देखो, मैं जानता हूँ कि एकदम तुम्हारा भरोसा नहीं जीत सकता मैं, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। अच्छा, ये बेड देख रही हो? ये आज से तुम्हारा। तुम आराम से यहाँ पर सोना, मैं बाहर या सोफे पर सो जाऊंगा। और तुम मुझे अपने पति से ज्यादा दोस्त समझना, हम दोस्तों की तरह हैं, ओके? ऋषि हर तरह से रिद्धिमा को वहां कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मैं बुलाती हूँ अपनी दोनों बेटियों को, लेकिन आपका छोटा बेटा तो दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, वो क्योंकि मैं आज बस अपने बड़े बेटे का ही रिश्ता लेकर आई हूँ। ऐसा क्यों? मेरा मतलब बात तो दोनों लड़कियों की हुई थी ना। जी, वो हमारा छोटा बेटा अभी शादी को राजी नहीं है, इसलिए हम बस बड़े की ही कर रहे हैं। अच्छा। दोनों परिवारों के बीच में ऐसे ही शादी की बात हो गई, जिसके बाद 1 हफ्ते के अंदर शादी फिक्स करके सुमित्रा घर आ गई। लेकिन किसी ने भी ऋषि से बात भी नहीं की और ना ही उसको कुछ बताया। देखते ही देखते 1 हफ्ता भी हो गया और आज के दिन रागिनी सुमित्रा के घर की बहू बनकर वहां आ चुकी थी। नमस्ते। वाह, कितनी सुंदर भाभी है मेरी। कढ़ाई भी ऐसी है जैसे मक्खन और रंग ऐसा है जैसे दूध। भाभी, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको हाथ लगाएंगे तो आप मैली हो जाएंगी। ऐसा क्या? वैसे ये कौन है? ये इस घर की छोटी बहू है। ओह अच्छा, तो यही है वो लड़की जिसके लिए इन लोगों ने मेरी बहन को ठुकराया था। ठीक है, अब होगा हिसाब। अब इसका जीना अगर मैंने दोभर न कर डाला तो मेरा नाम रागिनी नहीं। रागिनी ने ठान लिया था कि अब वो अपनी देवरानी का जीना मुश्किल कर देगी। वहीं सुमित्रा और पूर्वी को भी रिद्धिमा अच्छी नहीं लग रही थी और अब रिद्धिमा के साथ जो कुछ होने वाला था उसको देखने के लिए कहानी में बने रहिए।
मेरी बहू आ गई। अब मेरे घर से ये मनहूसियत जाएगी और घर में खुशहाली आएगी। चल मेरी बच्ची, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा कर आती हूँ। सुमित्रा रिद्धिमा को धक्का देते हुए रागिनी को लेकर चली गई। रिद्धिमा वहां पर खड़ी हुई थी। सभी के जाने के बाद रिद्धिमा भी अपने कमरे को ही जाने लगी कि तभी कहाँ? अपने कमरे में जा रही हूँ। क्यों? किसका कमरा? तुम्हारा? तू कहाँ चली? घर पूरा बिखरा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। घर बिखरा हुआ है ऐसे मतलब? अभी मैं क्या करूँगी? ओहो, ना तेरा धर्म पता है हमें, ना ही जात, और तू हमें आंखें दिखा रही है। जरा देखो तो सही इस लड़की की बातें। तेरा बाप नहीं आएगा ये सब साफ करने को। चल काम पर लग जा। सुमित्रा के मुंह से अपने बाप का ताना सुनकर रिद्धिमा की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोली। ऐसे ही कुछ देर के बाद रिद्धिमा अपने घर को साफ करने में लग गई। उसने पहले हॉल से शुरुआत की। कितना सामान था इस हॉल के अंदर। मैं तो थक गई। अब रसोई साफ करने को जाती हूँ। रिद्धिमा हॉल साफ करके रसोई में गई तो उसकी आंखें फटी रह गईं। बड़ी बड़ी देग के अंदर खाना और रसोई में काफी कुछ चीजें फैली हुई थीं। इसको साफ करने में लगी तो सुबह हो जाएगी, लेकिन क्या करूँ, करना भी पड़ेगा। रिद्धिमा ने हिम्मत जुटाई और वो रसोई साफ करने में जुट गई। काफी रात हो गई है, लेकिन अभी तक रिद्धिमा क्यों कमरे में नहीं आई? नीचे तो सब आराम करने को जा चुके हैं। मैं ही जाकर देखता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो रिद्धिमा? ऋषि जी, मैं रसोई साफ कर रही थी। अरे रसोई साफ, लेकिन क्यों? किसने कहा तुमसे कि तुम ये करो? इतना सारा सामान है, तुम ये सब अकेले कैसे करोगी? लाओ, मैं तुम्हारी मदद करवाता हूँ, दो। ठीक है, करवा दीजिए। रिद्धिमा ने ऋषि की बात को माना और वो दोनों साथ में काम करने लगे। कुछ देर के बाद सुमित्रा रिद्धिमा को सताने के इरादे से आई और ऋषि को उसके साथ लगा हुआ देखकर उसका मुंह बन गया। ऋषि, क्या कर रहा है? तू तो शादी करते ही जोरू का गुलाम हो गया है। जरा कल तांत्रिक के पास चलना, कहीं तुझ पर कोई काला जादू तो नहीं किया है ना इसने। बस करो माँ, बस करो। मैं अपनी पत्नी की मदद कर रहा हूँ, कोई गुलामी नहीं। आप जाओ यहाँ से। तू मुझे भेज रहा है? हाँ, जाओ जाओ माँ। सुमित्रा को ऋषि की बात को सुनकर बेहिसाब गुस्सा आया, लेकिन वो बस वहां से चली गई। ऐसे ही उन दोनों ने मिलकर कुछ ही देर में रसोई का काम खत्म किया और रिद्धिमा और ऋषि भी कमरे में आ गए। ऐसे ही अगली सुबह रिद्धिमा लगभग 11 बजे नीचे आई। रागिनी तैयार होकर नीचे ही थी। देखो तो सही जरा, कौन आ रहा है? महारानी आ रही है। महारानी, आइए आइए, आप जाग गई? ये ऐसा पहली बार हुआ है जो ये आदर्श बहू सभी के बीच आई है। अपने परिवार की जो लड़की सेवा नहीं कर सकती, वो कहाँ से आदर्श हुई? नमस्ते, कोई काम हो तो बता दीजिए। नहीं, कोई काम नहीं। हाँ है ना, तेरे लिए तो घर में बहुत काम है। तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने को थोड़ी ना बुलाया है। जा जाकर आटा लगा। माँ जी, आप आटा लगाने को क्यों बोल रही है? I mean, आज तो मेरी पहली रसोई है ना। तो मेरी बच्ची, तो क्या हुआ अगर आज तुम्हारी पहली रसोई है तो? अब घर की मालकिन ही सभी काम थोड़ी ना करती है। घर के नौकर काम करते अच्छे लगते हैं। तुम बस खाना बनाना, आटा ये लगा देगी। सुमित्रा की बात सुनकर रागिनी मंद मंद मुस्कुराई और फिर रिद्धिमा आटा लगाने को चली गई, लेकिन एक बड़े से कुंडे में पहले से ही आटा लगा था। दिखाई दे रहा है ये आटा पहले से रखा हुआ है, इसको ही गूंद दो। जी। रिद्धिमा आटा गूंदने को लग गई। उसने बस आटे में पानी डालकर हाथ चलाया ही था कि वो तेज चिल्लाई। कौन? आटे में तो कांच था। तूने वो काम कर दिया था जो मैंने कहा था। हाँ माँ, मैंने सब कर दिया था। अब देखो बस आप मजा। माँ जी, आटे में कांच था। है, आटे में कांच था? अरे वाह, कट गया क्या हाथ? अच्छा हुआ। आजा, मैं नमक छिड़कती हूँ। सुमित्रा की बात सुनकर रिद्धिमा की आंखों में आंसू भर गए। वो समझ गई थी कि उसका वहां कोई हमदर्द नहीं है। वो रोते हुए कमरे में आई और खुद से ही उसने अपने किसी तरह पट्टी बांधी। अरे वाह माँ जी, क्या खेल खेला है सच में। अब मुझे समझ आ गया कि आपको रिद्धिमा जरा भी पसंद नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं है। तो अब से रिद्धिमा को सताओ मिशन में मैं भी हूँ। रागिनी की बात को सुनकर सुमित्रा और पूर्वी ने एक चालाकी वाली मुस्कान दी। रिद्धिमा अपने कमरे से नहीं निकली और शाम को जब ऋषि घर आया, मैं आ गया। माँ, रिद्धिमा कहाँ है? रिद्धिमा जी। क्या बात है? ये हाथ में चोट कैसे लग गई तुम्हें? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? ऊपर से तुमने पट्टी भी ठीक से नहीं बांधी है। लाओ, मैं करता हूँ तुम्हारी पट्टी ठीक से। ये क्या, तुम्हारे तो बड़ी चोट लगी हुई है। रिद्धिमा, सच बताओ कि क्या बात है?
ये तो पूरा हाथ जख्मी है तुम्हारा। कुछ नहीं है, ऐसे ही बस वो मैं ग्लास धो रही थी तो वो टूट गया। रिद्धिमा ने अपने परिवार का काला सच किसी को नहीं बताया। ऋषि ने उसकी पट्टी को ठीक किया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी ने खाना भी साथ में कमरे में ही खाया। ऐसे ही अगला दिन आया और सुबह ही ऋषि काम पर चला गया था। रिद्धिमा नहाने गई हुई थी कि तभी पूर्वी, यहाँ जो मैंने बोला था वो काम तूने किया कि नहीं? ओह शिट मॉम, मैं तो एकदम भूल ही गई थी। तू भी पागल है, तुझे पता भी है कि मैं वो केमिकल कितना महंगा लाई हूँ। जा अब जल्दी से जा। जी माँ, जाती हूँ। पूर्वी जल्दी जल्दी से रिद्धिमा के कमरे की तरफ को जाने लगी कि तभी उसको रागिनी ने रोक लिया। लगता है कि कोई कांड करने जा रही है। भाभी जल्दी से हटो, अगर वो नहा कर निकल आई तो बहुत देर हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे भी अपना क्राइम पार्टनर बना लो। तो ये बात है, ठीक है तो आ जाइए। रागिनी की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराई और वो रिद्धिमा की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आ गई, जहां उन्होंने रिद्धिमा की लगाने वाली क्रीम और उसका मेकअप ले लिया। और अब ये केमिकल इस क्रीम के जरिए सीधा जाएगा रिद्धिमा के मुंह पर और उसको आ जाएगी उसकी दादी और नानी सब याद। मैंने तो लिपस्टिक, काजल हर एक चीज में मिला दिया है। चलो भाभी, लगता है कि वो आ रही है, अब बाहर से शो देखते हैं। पूर्वी और रागिनी ने रिद्धिमा के मेकअप और क्रीम में केमिकल मिला दिया था। जैसे ही रिद्धिमा नहा कर निकली, उसने अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम उठाई और उसे अपने चेहरे पर लगाया। क्रीम लगाने के कुछ देर के बाद ही उसका चेहरा लाल पड़ना शुरू हो गया और साथ ही उसको जलन भी होने लगी। ये क्या हो रहा है? ये क्रीम तो मुझे सूट करती थी, फिर कहाँ जा रही हो? भाभी बहुत जल रहा है, मुझे बाथरूम में जाने दो, मेरा चेहरा जल रहा है। जल रहा है? खैर इससे तो कम ही जल रहा होगा। जब मैंने तुम्हें देखा था और मुझे पता चला था कि तुम्हारे लिए मेरी बहन को मेरे देवर ने ठुकरा दिया, अब जब मुझे इतनी जलन दी है तो थोड़ी सी तो झेलनी पड़ेगी। भाभी मुझे जाने दो, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। बेचारी रिद्धिमा रो रो कर जाने को बोल रही थी, लेकिन रागिनी और पूर्वी ने उसको काफी देर तक नहीं जाने दिया। काफी देर के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और रिद्धिमा ने जब तक मुंह धोया, उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था और फफोले भी पड़ चुके थे। क्या बिगाड़ा है मैंने इन लोगों का? भगवान, पहले ही मेरी जिंदगी ने मेरी कम परीक्षा ली है, जब ये सब भी मुझे ही झेलने मिल रहा है। बस बहुत हो गया, अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। अगर मैं अभी भी चुप हो गई तो अपराध जीत जाएगा। मैं अब और ये सब नहीं झेलूंगी। अब आज रात मैं ऋषि जी को सब कुछ बता दूंगी। रिद्धिमा ने सोच लिया था कि अब हिसाब होगा। वो ऋषि का इंतजार करने लगी। ऐसे ही शाम हुई और शाम के वक्त रिद्धिमा के पास ऋषि का फोन आया। हेलो। हेलो रिद्धिमा, सुन रही हो? वो मैं ये बोल रहा था कि अगले 1 या 2 महीने मैं घर नहीं आ पाऊंगा, किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, ठीक है ना? तुम घर में आराम से रहना। क्या कहा? 1 या 2 महीने घर नहीं आएंगे? लेकिन क्यों, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी बात नहीं है, आप आराम से जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं यही सुनना चाहता था। ठीक है, अब से वो तुम्हारा भी घर है तो डरना नहीं, अपनी जेठानी के साथ आराम से रहना। रिद्धिमा ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। अब 1-2 महीने में ये लोग मेरा क्या करेंगी? मैंने ऋषि जी को कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो फिर परेशान हो जाते। क्या मैंने सही सुना? मेरा बेटा अब घर नहीं आएगा? हाँ माँ जी, वो अरे चल उठ खड़ी हो, तुझे क्या लगा मैं क्या पागल हूँ? बोल। पहले तो मैं अपने बेटे की वजह से तुझे बख्श रही थी, लेकिन अब नहीं बख्शूंगी। खड़ी हो और घर की सफाई कर। सुमित्रा ने रिद्धिमा की चोटी को पकड़ा और उसको कमरे के बाहर धकेला। ऐसे ही फिर उसने रिद्धिमा को धक्का मारा, उसको जमीन पर गिरा दिया। ओले ले, देखो तो सही, गिर गई बेचारी। माफ कर दो, क्या चाहिए आप लोगों को मुझसे? इस घर की खुद को मालकिन नहीं समझ तो नौकरानी से भी बदतर है, समझ आया? ये ले झाड़ू उठा और शुरू हो जा। पूर्वी की बात को सुनकर रिद्धिमा ने झाड़ू उठाई और वो अकेले ही सफाई करने में जुट गई। मुझे तो चक्कर आ रहा है, सुबह से कुछ खाया पिया है नहीं और पूरे घर की सफाई करनी पड़ रही है। ओहो हो नौकरानी, जल्दी जल्दी से हाथ चला, समझ आया? फिर और भी बहुत काम है। रिद्धिमा ने ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी से सफाई करना शुरू किया। जिसके बाद वो सफाई करके निपट ही रही थी कि तभी वहां पर सुमित्रा आ गई और ओ महारानी, चलिए कपड़े धो। कौन से कपड़े माँ जी? ठीक है धोती हूँ।
रिद्धिमा कपड़े धोने को चली गई, लेकिन आहा, क्या सोच रही हो कि तुम इसमें मशीन में कपड़े धोगी? हाँ, पूरे घर के कपड़े मशीन में ही तो धोए जाते हैं। तो जब नौकरानी आ जाती है ना, तो उन्हें अपनी औकात में रखने के लिए उनसे घर का काम करवाना जरूरी हो जाता है, समझ आया? चलो अब जल्दी से कपड़े हाथ से धो। अच्छा ठीक है। बेचारी रिद्धिमा कपड़े हाथ से ही साफ करने बैठ गई और उसने रगड़ रगड़ के कपड़े धोए, जिसमें उसके हाथ भी छिल गए और उसको भर भर कर पसीना आने लगा। मेरा हाथ, और कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। रिद्धिमा ने कपड़े धोए और कपड़े धोने के बाद वो बस बाहर ही आई थी कि तभी नौकरानी, रसोई तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो चलो जल्दी उठो। भाभी, बड़ी थकान हो रही है। अरे चल ना, आई बड़ी। रागिनी ने भी ऐसे बोलकर बात को खत्म किया और रिद्धिमा खाना बनाने को आ गई। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अब तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। सुन, रायता भी बना देना, समझी? ठीक है, बना दूंगी। रिद्धिमा ने खाना बनाया और साथ ही बनाने के बाद सभी को खाना खिलाया भी। सभी के खाने के बाद रिद्धिमा रसोई में खाना लेने को गई। क्या कर रही हो? खाना ले रही हूँ। ओह अच्छा, खाना ले रही हो, अब लो खाना। रागिनी ने रिद्धिमा के खाने में हाथ मार दिया, जिसके बाद उसका सारा खाना गिर गया। और ये क्या किया आपने? तो इस घर की नौकरानी है, महारानी नहीं, समझ आया? जब हम कहेंगे और जो हम देंगे तुझे तब खाना मिलेगा और हमारी मर्जी का खाने को मिलेगा, समझी? आइंदा खुद से खाना नहीं लेना। रिद्धिमा को जालिम ससुराल वालों ने खाना तक नहीं दिया और रात तक उससे खूब काम भी करवाया। रात को रिद्धिमा को रूखी बासी रोटी और प्याज खाने को दिया गया, जिसको खाने के बाद रिद्धिमा सो गई। ऐसे ही अब घरवाले हर रोज बेचारी रिद्धिमा के ऊपर जुल्म ढाया करते थे। उससे वो खूब काम करवाते और खाने को उसे कुछ भी नहीं देते थे। इस सब के बीच अब रिद्धिमा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ऐसा लगता था कि उसके अंदर मांस बाकी ही नहीं है और वो बस हड्डियों का एक ढांचा बन के रह गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आज के दिन रिद्धिमा रसोई में गई हुई कि वहां पूर्वी और रागिनी आई। रिद्धिमा कहीं आ ना जाए, हम लोगों को जल्दी काम करना पड़ेगा। वैसे भाभी, ये केमिकल सच में खराब तो है ना? इतना खतरनाक है कि अगर कोई लगा लेना तो जब तक टकला नहीं हो जाएगा सुकून नहीं मिलेगा। चलो अब मिलाओ, अब तो बस तुम शो का मजा लेना। अरे ओ रिद्धिमा, क्या कर रही है? माँ जी, मैंने साफ सफाई, खाना, बर्तन, कपड़े सब काम कर दिए हैं, अब मैं नहाने जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, और हाँ इन बालों को धो लेना, इतनी गंदी बदबू मैंने कभी किसी के सर के अंदर से आती हुई नहीं देखी है। जी जी। रिद्धिमा नहाने को चली गई। अभी बस वो गई ही थी कि दरवाजे से ऋषि अंदर आया। ए माँ, आपका बेटा आ गया है। हाँ नमस्ते। ऋषि तू आ गया, लेकिन देखा 2 महीने बोले थे, लेकिन मैं आ गया। रिद्धिमा कहाँ है? आज तो वो खुशी हो जाएगी। मैंने आपको रवि भाई से तो मिलवाया ही नहीं। ये हैं रवि भाई, रिद्धिमा के बड़े भाई। रिद्धिमा तो नहाने गई है, जल्दी उसे रोको। देखती हूँ, अगर वो अभी नहाने नहीं घुसी होगी तो मैं उन्हें ले आऊंगी। पूर्वी अभी सीढ़ियां चढ़ी रही थी कि तभी रिद्धिमा की चीख सुनाई पड़ी। रवि और ऋषि तुरंत कमरे की ओर भागे। रिद्धिमा किसी तरह साड़ी लपेटकर बाहर आई, लेकिन आते ही बेहोश हो गई। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। भाई, इनके सिर पर एक बेहद ही खतरनाक केमिकल लगा था, जिससे ये हुआ। अगर मैं बाल ना भी काटता तो भी ये उतर जाते, इसलिए मैंने दवाई लगाकर पट्टी कर दी है। आमतौर पर ऐसे केमिकल बैन होते हैं। राजेंद्र ऐसे बोलकर चला गया, लेकिन अब ऋषि को सब समझ में आ चुका था। कमरे में सभी थे। ऐसे में ऋषि गुस्से में बोला, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? मैंने अपनी बहन इसलिए नहीं दी थी कि उसकी ये हालत कर दो। क्या से क्या कर दिया मेरी बहन का? अब मैं तुम लोगों पर केस करूंगा। किस बात का केस? हाँ, आप लोगों को पता ही क्या है? कुछ नहीं जानते हैं आप लोग। अगर आज ये भाई ये बहन ना होते तो आपका बेटा जेल में होता। ऋषि ने घर वालों को सारी सच्चाई बता दी। सच जानकर सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सुमित्रा शर्म से नजरें झुका बैठी। मुझे कुछ भी पता नहीं था बेटा, मैं इस बच्ची से बेवजह नफरत करती रही। मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दे। माँ, बीती बातों को याद करके हम अपना आज खराब नहीं करेंगे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस अब हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही साथ रहे। सुमित्रा ने रिद्धिमा को गले लगा लिया। तभी रवि अपने पैरों पर चलता हुआ सबके सामने आया। उसे देखकर रिद्धिमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
दरअसल ऋषि रवि को इलाज के लिए विदेश लेकर गया था। रवि ने रिद्धिमा को गले लगाकर उसके नए जीवन के लिए आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार फिर से एक हो गया। अगर आपकी जगह रिद्धिमा होती तो क्या आप इतनी बड़ी गलती माफ कर देते? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।